नमस्कार। इस वीडियो में हम बी ऑनर्स हिंदी सेमेस्टर 6 के विषय कथेतर गद्य साहित्य में जो पत्र साहित्य संकलित है, इसमें निराला के पत्र संकलित हैं, उसे पढ़ने वाले हैं। इसमें आपके पाठ्यक्रम में 10 पत्र संकलित है। जो निराला रचनावली है, निराला के पत्र साहित्य जो इसमें संकलित है, उसके शुरुआती के 10 पत्र पढ़ने हैं हमें। तो हम अपने पाठ्यक्रम के अनुसार उन 10 पदों का सारांश और विश्लेषण आपको बताने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आपके पाठ्यक्रम में 3 लोगों को संबोधित करके लिखे गए निराला जी के पत्र संकलित है, जिसमें पहले 5 पत्र जो संकलित है वो दुलारे लाल भार्गव जी को लिखे गए हैं। फिर 4 जो पत्र है वो जानकी वल्लभ शास्त्री जी को, और एक पत्र जो अंतिम है वो है रामकृष्ण त्रिपाठी जी को। तो हम बारी बारी से इन सभी पत्रों को पढ़ेंगे। इन सभी पत्रों को हम पत्र साहित्य की विशेषताओं की कसौटी पर उतारकर देखेंगे, और फिर पत्र में जो लिखा गया है उसका सारांश मैं आपको बताऊंगा। तो आइए सबसे पहले हम दुलारे लाल भार्गव जी के पत्रों को देखते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा दुलारे लाल भार्गव जी को लिखे गए पत्र हिंदी साहित्य में अमूल्य धरोहर है। इन पत्रों में केवल व्यक्तिगत संवाद नहीं, बल्कि उस समय के साहित्यिक वातावरण, आर्थिक संघर्ष, प्रकाशन जगत, आत्मसम्मान, मित्रता, सामाजिक संबंधों और निराला के व्यक्तित्व का जीवन चित्र उपस्थित होता है। इन पत्रों में निराला का सहज, स्पष्टवादी, आत्मसम्मान, संघर्षशील और संवेदनशील व्यक्तित्व उभर कर सामने आता है। पत्र साहित्य की दृष्टि से इनमें आत्मीयता, स्वाभाविकता, तत्कालिकता, निजी अनुभूति, सामाजिक यथार्थ और भाषा की सहजता जैसी सभी प्रमुख विशेषताएं विद्यमान हैं। आइए पत्र साहित्य की प्रमुख विशेषताओं के आधार पर इन पत्रों का विश्लेषण करते हैं। इन पत्रों में निराला और भार्गव जी के बीच अत्यंत निकट संबंध दिखाई देता है। निराला जी संबोधन में प्रिय भार्गव जी का उपयोग करते हैं, जो कि केवल औपचारिकता नहीं बल्कि उनके बीच आत्मीयता को दर्शाती है। निराला अपने आर्थिक संकट, गृह कलह, बीमारी, साहित्यिक योजनाओं और प्रकाशन संबंधी समस्याओं को भी बिना संकोच के लिखते हैं। इससे दोनों के बीच विश्वासपूर्ण संबंध का पता चलता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो निराला जी एक पत्र में लिखते हैं कि घर की स्थिति चिंताजनक है, गृह कलह से मैं अकेला हो गया हूँ। यह वाक्य केवल सूचना नहीं बल्कि एक पीड़ित मन की सच्ची अभिव्यक्ति है। इन पत्रों में कृत्रिमता नहीं बल्कि भाषा बोलचाल के निकट है। निराला जो सोचते हैं वही सीधे लिख देते हैं। उनके पत्रों में कहीं साहित्यिक योजनाएं हैं, कहीं बीमारी का वर्णन, कहीं पैसों की चिंता, तो कहीं आत्मसम्मान की रक्षा। यह स्वाभाविकता पत्र साहित्य का सबसे बड़ा गुण है। इन पत्रों से 1930 के दशक का हिंदी साहित्य संसार सामने आता है। इनमें पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन, पुस्तकों का संपादन, लेखकों की आर्थिक स्थिति, प्रकाशकों से संबंध, चित्रांकन, विज्ञापन, प्रेस, साहित्यिक सम्मेलनों आदि की झलक अप्सरा, रामायण, महाभारत, गीतिका, निरुपमा, सुधा जैसी कृतियों और पत्रिकाओं का उल्लेख उस समय के साहित्यिक वातावरण को समझने में सहायक है। इन पत्रों का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष निराला का आर्थिक और मानसिक संघर्ष है। वे लगातार आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहे थे। कभी बीमारी, कभी गृह कलह, कभी पारिश्रमिक का अभाव। इन सब के बीच वे साहित्यिक सृजन में लगे हुए हैं। यह संघर्ष एक बड़े साहित्यकार की जीवन त्रासदी को सामने लाता है। निराला अत्यंत स्वाभिमानी व्यक्ति थे। 1939 के पत्र में जब यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने प्रेस यूनियन में भार्गव जी की शिकायत की है, तब वे बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखते हैं कि यह बात झूठी ही नहीं, मेरे आत्मसम्मान के खिलाफ है। इस पत्र में उनका स्वाभिमान, स्पष्टवादिता
और चरित्र की दृढ़ता सामने आती है। तो आइए मैं इन सभी पत्रों का संक्षिप्त सारांश आपको बताता हूँ। पहला पत्र है 1 मार्च 1930 को लिखा गया। इस छोटे से पत्र में निराला साहित्यिक और व्यवहारिक दोनों प्रकार की बातें करते हैं। वे लिखते हैं पुस्तक परीक्षा जाती है, अर्थात पुस्तक समीक्षा या प्रकाशन संबंधी कार्य चल रहा है। वे यह भी संकेत करते हैं कि कुछ पैसे भेजे जाएंगे, इससे उनकी आर्थिक स्थिति का संकेत मिलता है। इसके बाद वे अप्सरा लेकर होली के बाद आने वाली बात कहते हैं। अप्सरा संभवतः उनकी रचना अथवा प्रकाशन कार्य से संबंधित थी। राजनीतिक नोट का उल्लेख यह दर्शाता है कि उस समय साहित्य और राजनीति का गहरा संबंध था। यह पत्र संक्षिप्त होते हुए भी निराला जी के सक्रिय साहित्यिक जीवन का परिचायक है। इसमें साहित्यिक व्यस्तता, आर्थिक चिंता, प्रकाशन संबंधी संवाद, राजनीतिक चेतना सभी दिखाई देते हैं। इसके बाद दूसरा पत्र है मार्च 1930 का। इस पत्र में निराला बताते हैं कि उन्हें बुखार आ गया था, जिसके कारण वे सम्मेलन में नहीं जा सके। वे चैत्र अंक के लिए कहानी, नोट और 3 पद्य भेजने की बात करते हैं तथा निर्देश देते हैं कि तीनों कविताएं प्रकाशित की जाएं। वे विशेष रूप से एक कविता को आर्ट पेपर पर छापने का आग्रह करते हैं। आर्ट पेपर एक अच्छा गुणवत्ता वाला अच्छे क्वालिटी का पेपर होता है, जो थोड़ा मोटा होता है, तो महंगा होता है। तो निराला जी कहते हैं कि इसको अच्छे पेपर पे प्रकाशित किया जाए। भार्गव जी जो थे, दुलारे लाल भार्गव, वो पत्रिका के संपादक थे, तो इसलिए निराला जी उनसे साहित्यिक चर्चाएं किया करते थे। इससे उनकी कलात्मक दृष्टि और प्रस्तुति के प्रति सजगता का पता चलता है। पत्र का सबसे मार्मिक अंश तब आता है जब वे कहते हैं कि घर की स्थिति चिंताजनक है, गृह कलह से अकेला हूँ। यह वाक्य निराला जी के जीवन की पीड़ा को प्रकट करता है। आगे वे अप्सरा के विज्ञापन और रामायण के कंपोजिंग की बात करते हैं। वे चित्रों के लिए कमला शंकर जी से बातचीत का उल्लेख भी करते हैं। यह पत्र कई स्तरों पर महत्वपूर्ण है। इसमें बीमारी और घरेलू संकट के बावजूद निराला साहित्यिक कार्यों में लगे हुए हैं। वे केवल रचना ही नहीं बल्कि उसके मुद्रण, सज्जा, चित्रांकन पर भी ध्यान देते हैं। अकेला हूँ जैसे शब्द उनके आंतरिक दुख को प्रकट करता है। भार्गव जी और निराला के बीच घनिष्ठ कार्य संबंध दिखाई देता है। इसके बाद जो तीसरा पत्र है, जो कि निराला जी द्वारा दुलारे लाल भार्गव जी को लिखा गया 10वां पत्र है, लेकिन आपके पाठ्यक्रम में संकलित तीसरा पत्र है, जो कि 16 दिसंबर 1936 का है। इस पत्र में निराला जी भार्गव जी को नई सफलताओं पर प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। वे लिखते हैं कि आइडियल फिल्म कंपनी तथा इंदौर से दैनिक पत्र निकालने की योजना सुनकर उन्हें खुशी हुई है। वे अपनी पुस्तकों गीतिका और निरुपमा का उल्लेख करते हैं और उनके प्रकाशन की जानकारी चाहते हैं। सुधा पत्रिका की प्रतियां न मिलने पर भी शिकायत करते हैं और उन्हें रामकृष्ण मिशन के पुस्तकालय हेतु भेजने का अनुरोध करते हैं। अंत में वे कलकत्ता जाने की योजना का उल्लेख करते हैं। इस पत्र में साहित्यिक नेटवर्क, पत्र पत्रिकाओं की भूमिका, लेखक और संपादक के संबंध, निराला की साहित्यिक सक्रियता का पता चलता है। यहाँ निराला का सौम्य और स्नेहपूर्ण रूप दिखाई देता है। इस पत्र में निराला जी कहते हैं, वो जो दुलारे लाल भार्गव जी है वो सुधा पत्रिका निकालते थे, संपादन करते थे उसका। तो पिछले महीने का जो अंक था वो उन तक, निराला जी तक नहीं पहुंच पाता है। तो वही निराला जी यहाँ शिकायत करते हैं कि हमारे तक ये पत्र पहुंच नहीं रहा है, कैसे पता चलेगा कि मेरी रचनाएं उसमें प्रकाशित हो रही हैं या नहीं। मैं जो रचनाएं आपको भेज रहा हूँ वो कहीं व्यर्थ तो नहीं चला जा रहा। इसके बाद जो चौथा पत्र है वो 24 जुलाई 1937 का है। यह पत्र निराला की आर्थिक पीड़ा का अत्यंत मार्मिक दस्तावेज है।
वे भार्गव जी से स्पष्ट शब्दों में हिसाब मांगते हैं और शिकायत करते हैं कि उन्हें उचित भुगतान नहीं मिला। वे लिखते हैं कि होटल में बेइज्जत होने के लिए नहीं टिके हैं। इससे उनकी आर्थिक विवस्था का पता चलता है। वे महाभारत के कार्य का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि यह बड़ा प्रोजेक्ट होगा और इसमें अच्छा खर्च आएगा। वे यह भी कहते हैं कि यदि उन्हें पता हो कि कितना पैसा मिलना है तो वे अन्य कामों में मन लगा सकेंगे और भविष्य की चिंता कम होगी। महाभारत पर कुछ उसमें रचना आनी थी सुधा पत्रिका में, जिसके लिए इन्हें काम करना था। तो उसमें जो परिश्रम लगेगा उसका पारिश्रमिक ये मांगते हैं और ये कहते हैं कि हमें पहले से बता दिया जाए कि हमें कितना काम, हमें काम के बदले कितना पैसा मिलने वाला है। ये बताते हैं कि हमारे पास मात्र 150 रुपये बचे हैं, मैं इस होटल में अपनी बेइज्जती कराने के लिए नहीं ठहर सकता। इन सारी चीज़ों का उल्लेख इस पत्र में देखने को मिलता है। उस समय लेखन आर्थिक रूप से कितना असुरक्षित था यह स्पष्ट होता है। निराला बिना झिझक अपने अधिकार की बात करते हैं। वे अपमान सहकर नहीं रहना चाहते। वे अपने श्रद्धा का उचित मूल्य चाहते हैं। इसके बाद जो 5वां पत्र है वो 1939 का पत्र है। यह पत्र अत्यंत भावनात्मक और तीखा है। भार्गव जी ने संभवतः यह आरोप लगाया था कि निराला ने प्रेस यूनियन में उनके विरुद्ध शिकायत की है और उन्हें पैसा नहीं मिले। इस पर निराला कड़ी प्रतिक्रिया देते हैं और कहते हैं कि यह बात उनके आत्मसम्मान के विरुद्ध है। वे विस्तार से बताते हैं कि वास्तव में क्या बातचीत हुई थी। वे लक्ष्मी शंकर वाजपेयी, चतुर्वेदी जी और रसिकेंद्र जी का उल्लेख करते हुए पूरी घटना स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने कभी भी भार्गव जी की निंदा नहीं की, बल्कि वे स्वयं स्वीकार करते हैं कि पिछले 10-12 वर्षों में भार्गव जी ने उन्हें 18 से 20 हजार रुपये दिए होंगे। अंत में वे अपेक्षा करते हैं कि भविष्य में उनके व्यक्तित्व का ध्यान रखा जाए। यह पत्र निराला जी के व्यक्तित्व का अत्यंत प्रखर पक्ष सामने लाता है। वे किसी भी प्रकार के अपमान या गलत आरोप को सहन नहीं करते। वे पूरी घटना का विस्तार से वर्णन करते हैं। लेखक और प्रकाशक के संबंध केवल व्यावसायिक नहीं बल्कि भावनात्मक भी थे। इस पत्र से साहित्यिक संसार की अंदरूनी परिस्थितियों का पता चलता है। निराला द्वारा दुलारे लाल भार्गव जी के पत्रों की विशेषताओं को देखें तो इसमें संघर्षशील साहित्यकार का वर्णन है जो बीमारी, गरीबी, मानसिक कष्टों के बावजूद साहित्य सृजन करने में लगे रहे हैं। वे आर्थिक कठिनाइयों में भी स्वाभिमान नहीं छोड़ते। गृह कलह, अकेलापन और उपेक्षा उन्हें भीतर ही डफ करती रहती हैं। वे रचनाओं के प्रकाशन, चित्रांकन और संपादन तक पर पूरा ध्यान देते हैं। वे कहते हैं कि अच्छे क्वालिटी के पेपर में छपनी चाहिए, रचनाएं जो प्रकाशित हो रही है तो पत्रिका हम तक आनी चाहिए। इन सभी चीज़ों का उल्लेख है। वे बातों को घुमाकर नहीं कहते बल्कि सीधे और स्पष्ट रूप में अपनी बात रखते हैं। इन पत्रों में सहज भाषा का प्रयोग किया गया है। जहाँ पीड़ा है वहाँ मार्मिकता है, जहाँ शिकायत है वहाँ तीखापन है। पत्रों में साहित्यिक कल्पना से अधिक जीवन की वास्तविकता है। कम शब्दों में गहरी बात कहने की क्षमता इसमें दिखाई देती है। इस प्रकार हम कहें तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के ये पत्र हिंदी पत्र साहित्य की अमूल्य निधि है। इसमें केवल व्यक्तिगत संवाद नहीं बल्कि एक युग का साहित्यिक, सामाजिक और आर्थिक इतिहास छिपा हुआ है। इन पन्नों में निराला का संघर्षशील जीवन, आर्थिक संकट, साहित्य के प्रति निष्ठा, आत्मसम्मान, स्पष्टवादिता और संवेदनशीलता अत्यंत प्रभावशाली रूप से प्रकट होती है। यह पत्र यह सिद्ध करते हैं कि निराला केवल महान कवि ही नहीं थे बल्कि अत्यंत मानवीय, पीड़ित, स्वाभिमानी और कर्मशील व्यक्ति भी थे। हिंदी पत्र साहित्य में इन पत्रों का विशेष महत्व इसलिए है
क्योंकि इनमें जीवन की सच्चाई बिना किसी आडंबर के व्यक्त हुई है। इसके बाद अब हम जानकी वल्लभ शास्त्री जी के पत्रों को देख लेते हैं। इनके भी पत्र हिंदी साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन पत्रों ने केवल दो साहित्यकारों का संवाद नहीं प्रस्तुत किया है, बल्कि इसमें गुरु शिष्य के संबंध को भी स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। इन पत्रों में निराला एक महान कवि के साथ साथ एक संवेदनशील मार्गदर्शक, निष्पक्ष आलोचक और आत्मसंघर्ष से जूझते साहित्यकार और गहन कला दृष्टि वाले चिंतक के रूप में सामने आते हैं। इन पत्रों में निराला और जानकी वल्लभ शास्त्री के बीच एक अत्यंत आत्मीय संबंध दिखाई देता है। निराला शास्त्री जी को प्रिय बाल कवि, प्रिय कवि जैसे संबोधनों से पुकारते हैं। यह संबोधन औपचारिकता नहीं, बल्कि स्नेह, विश्वास और प्रोत्साहन से भरा हुआ है। वे शास्त्री जी की प्रतिभा को पहचानते हैं और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रेरित करते हैं। इन पत्रों में निराला केवल प्रशंसा नहीं करते, बल्कि मार्गदर्शन भी देते हैं कि भाषा सुधारने की जरूरत है। हिंदी में लेखन पर बल देते हैं, संस्कृत अध्ययन को व्यवस्थित दिशा देते हैं, आलोचना की गहराई सिखाते हैं। तो इस प्रकार ये पत्र आधुनिक साहित्यिक गुरु शिष्य संबंध का श्रेष्ठ उदाहरण बन जाते हैं। पत्रों में निराला का आंतरिक संघर्ष बार बार उभरता है। निराला लिखते हैं कि मैं कई कारणों से खिन्न रहता हूँ। मैं मानसिक स्फूर्ति उत्तरोत्तर खोता जा रहा हूँ। इन वाक्यों में उनके अकेलेपन, संघर्ष और मानसिक थकान का गहरा अनुभव मिलता है। इन पत्रों से उस समय की हिंदी साहित्यिक संसार की झलक मिलती है। सुधा पत्रिका, माधुरी पत्रिका, सरस्वती आदि पत्रिकाओं और प्रकाशन जगत, आलोचकों और साहित्यिक राजनीति का उल्लेख मिलता है। तो आइए हम इनके पत्रों का सारांश संक्षेप में देख लेते हैं। पहला पत्र है 13 जुलाई 1935 का। इस पत्र में निराला जी ने शास्त्री जी की कृति काकली की अत्यंत सराहना की है। वे कहते हैं कि यह किसी की नकल नहीं है, बल्कि जातीय सत्य से पूर्ण रचना है। वे लिखते हैं कि काकली आकाश और पृथ्वी को मिला रही है। इसका अर्थ है कि उसमें उच्च कल्पना और धरातलीय संवेदना दोनों का सुंदर समन्वय है। निराला स्वयं स्वीकार करते हैं कि उसे पढ़कर उन्हें तारुण्य की नई पहचान मिली और वे देर तक मुग्ध रहे। यह पत्र कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। निराला साहित्य में मौलिकता को सर्वोच्च मानते हैं। वे युवा कवि की क्षमता को तुरंत पहचान लेते हैं। वे केवल प्रशंसा नहीं करते, बल्कि रचना के मूल गुणों को पहचानते हैं। दूसरा पत्र मिलता है 30 जुलाई 1935 का। इस पत्र में निराला शास्त्री जी की रचनाओं को स्वाभाविक उच्छ्वास बताते हैं। वे उनकी भावना और गति दोनों की प्रशंसा करते हैं। इसके बाद वे अपने मानसिक तनाव और साहित्यिक असंतोष की चर्चा करते हैं। वे बताते हैं कि सुधा के विशेषांक में उनका नाम नहीं दिया गया, जबकि वे पहले ही कविता भेज चुके थे। इससे वे आहत है। वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि दुलारे लाल जी की कई बातें उन्हें पसंद नहीं हैं। इसके बाद वे अपने नए उपन्यास प्रभावती की चर्चा करते हैं। वे बताते हैं कि यह ऐतिहासिक रोमांच पर आधारित है। फिर वे विभिन्न पत्रिकाओं जैसे माधुरी, सरस्वती, चित्रपट आदि का उल्लेख करते हैं। वे अपनी कविता मार दी तुझे पिचकारी की व्याख्या भी करते हैं और दूसरी कविता वे गए असह दुख भर का उल्लेख करते हैं। यह पत्र उस समय की पत्रिका राजनीति और लेखक संपादक संबंधों को उजागर करता है। वे बिना झिझक अपनी नाराजगी व्यक्त करते हैं। कठिन परिस्थितियों में भी वे लगातार लिख रहे हैं। वे अपनी कविताओं की पंक्ति का अर्थ स्वयं समझते हैं, जिससे उनकी कलात्मक सजगता स्पष्ट होती है। इसके बाद जो इनका तीसरा पत्र है वो 14 अगस्त 1935 को मिलता है। इस पत्र में निराला अत्यंत भावुक दिखाई देते हैं। वे अपनी पुत्री की मृत्यु का उल्लेख करते हैं।
यह घटना उनके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक है। इसके बाद वे शास्त्री जी को प्रोत्साहित करते हैं और कहते हैं कि उनका कवि जीवन भी उज्जवल होगा। वे एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात करते हैं। वे कहते हैं कि प्रसिद्धि से मनुष्य नहीं, मनुष्य से प्रसिद्धि है। यह निराला जी के जीवन दर्शन को व्यक्त करता है। वे शास्त्री जी को हिंदी में भी उतनी ही दक्षता प्राप्त करने की सलाह देते हैं जितनी संस्कृत में है। इसके बाद वे कालिदास और श्रीहर्ष की तुलना करते हुए कहते हैं कि कालिदास कला में श्रेष्ठ है, लेकिन श्रीहर्ष का प्रभाव अधिक स्थायी है। निराला प्रसिद्धि की अपेक्षा व्यक्तित्व को अधिक महत्व देते हैं। उनकी तुलना अत्यंत संतुलित और सूक्ष्म है। पुत्री वियोग की पीड़ा पत्र में गहराई से महसूस होती है। वे शास्त्री जी को निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। इसके बाद जो चौथा पत्र हमें मिलता है, जो कि जानकी वल्लभ शास्त्री जी को लिखा हुआ निराला जी का 7वां पत्र है, तो हमारे पाठ्यक्रम में ये चौथा पत्र के रूप में है। ये 1936 का पत्र है, 15 फरवरी 1936। यह पत्र निराला जी की आलोचनात्मक प्रतिभा का अद्भुत उदाहरण है। वे बताते हैं कि उनकी मानसिक स्फूर्ति कम होती जा रही है, पर विश्वास अभी भी शेष है। वे सरोज स्मृति भेजते हैं और बताते हैं कि यह उनकी पुत्री सरोज की स्मृति पर लिखी गई रचना है। यानी निराला जी की पुत्री का जब देहांत हो जाता है, तब वे सरोज, जो उनकी बेटी का नाम था, उसी से जुड़ी अपनी स्मृतियों के आधार पर सरोज स्मृति की रचना करते हैं, जो कि हिंदी में सबसे पहला शोक गीत माना जाता है हिंदी साहित्य का। इसके बाद वे हिंदी आलोचकों पर तीखा प्रहार करते हैं और कहते हैं कि वे आधुनिक कला को समझ नहीं पा रहे हैं। वे अपने लेख मेरे गीत और कला का उल्लेख करते हैं, जिससे वे आधुनिक कविताओं की कला दृष्टि स्पष्ट करना चाहते हैं। इसके बाद पत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग आरंभ होता है। कालिदास के श्लोकों की विस्तृत व्याख्या। वे शब्दों, अलंकारों, ध्वनियों और स्त्री पुरुष संयोग की सूक्ष्म व्याख्या करते हैं। वे बताते हैं कि कालिदास की कला केवल बाहरी सौंदर्य नहीं, बल्कि अत्यंत गहन प्रतीकात्मकता से भरी हुई है। वे टीकाकारों की आलोचना करते हुए अपनी स्वतंत्र व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। यह पत्र सिद्ध करता है कि निराला केवल कवि नहीं, बल्कि एक अत्यंत गंभीर आलोचक भी थे। उनकी व्याख्या में ध्वनि, प्रतीक, व्यंजना, रूप, सौंदर्य, भाव संरचना का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। वे परंपरागत टीकाकारों से असहमति जताने में संकोच नहीं करते। उनकी आलोचना मौलिक और स्वतंत्र है। वे कला को केवल अलंकार नहीं मानते, बल्कि गहन अनुभूति और सूक्ष्म संरचना का परिणाम मानते हैं। वे हिंदी आलोचना में आधुनिक दृष्टि लाना चाहते हैं। वे शास्त्री जी को उर्दू उच्चारण तक के बारे में सावधान करते हैं। इससे उनकी भाषिक सजगता का पता चलता है। इस प्रकार हम देखें तो वे नई प्रतिभाओं को पहचानते थे और उन्हें दिशा देते थे। वे बिना भय के साहित्यिक संसार की कमजोरियों पर प्रहार करते थे। संस्कृत साहित्य, काव्यशास्त्र और भाषा पर उनका अद्भुत अधिकार दिखाई देता है। सरोज की मृत्यु और मानसिक थकान का उल्लेख उनके मानवीय पक्ष को सामने लाता है। निराला हिंदी कविता और आलोचना को नई दिशा देना चाहते हैं। इन पत्रों की भाषा शैली की बात करें तो भाषा स्नेह और अपनापन भरा है। विशेषकर अंतिम पत्र में गहन बौद्धिकता दिखाई देती है। जहाँ पीड़ा है वहाँ करुणा है, जहाँ असहमति है वहाँ तीखा व्यंग है। विशेषकर आलोचनात्मक अंशों में संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग हुआ है। कालिदास की व्याख्या करते समय उनका विश्लेषण अत्यंत विस्तारपूर्ण और तर्कपूर्ण हो गया है। इस प्रकार हम देखें तो यह पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन पत्रों में निराला का बहुआयामी व्यक्तित्व सामने आता है। संवेदनशील कवि के रूप में, संघर्षशील मनुष्य के रूप में, विद्वान आलोचक के रूप में
आत्मीय गुरु, आधुनिक चेतना के समर्थक साहित्यकार के रूप में। इन पत्रों में साहित्यिक बहस, आलोचना, आत्मस्वीकृति, मानसिक संघर्ष, कला दृष्टि और आत्मीयता का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। विशेष रूप से कालिदास संबंधी विवेचन यह सिद्ध करता है कि निराला केवल भावुक कवि नहीं बल्कि अत्यंत मौलिक और गहरे चिंतक भी थे। इस प्रकार यह पत्र हिंदी पत्र साहित्य में केवल निजी संवाद नहीं बल्कि साहित्यिक चिंतन और सांस्कृतिक विमर्श के महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसके बाद एक पत्र रामकृष्ण त्रिपाठी जी का है, तो इसे हम देख लेते हैं। यह पत्र केवल पिता द्वारा पुत्र को लिखा गया पारिवारिक पत्र नहीं बल्कि इसमें निराला के पारिवारिक जीवन, आर्थिक संघर्ष, साहित्यिक व्यस्तता, स्नेह, चिंता और जीवन संघर्ष का अत्यंत स्वाभाविक चित्र उपस्थित हुआ है। पत्र साहित्य की दृष्टि से यह पत्र आत्मीयता, स्वाभाविकता, निजी जीवन की अभिव्यक्ति, तत्कालीन परिस्थितियों और मानवीय संवेदनाओं का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस पत्र में सबसे प्रमुख तत्व पिता का वात्सल्य है। निराला अपने पुत्र रामकृष्ण को चिरंजीव रामकृष्ण कहकर संबोधित करते हैं। यह संबोधन भारतीय पारिवारिक संस्कृति और स्नेह का परिचायक है। वे परिवार के प्रत्येक सदस्य गोपा, अम्मा, सरोज, मामा की चिंता करते हैं। इससे उनका गहरा पारिवारिक लगाव स्पष्ट होता है। पत्र में उस समय की सामाजिक परिस्थितियों की झलक मिलती है। चेचक जैसी बीमारियों का उल्लेख है। उस समय की इस बीमारी की कितनी चिंता थी यह भी इस पत्र से स्पष्ट होता है। चेचक को छोटी देवी कहना भारतीय लोक विश्वास और सांस्कृतिक मानसिकता का द्योतक है। पत्र से स्पष्ट होता है कि निराला अत्यधिक काम में व्यस्त थे और आर्थिक साहित्यिक संघर्ष से गुजर रहे थे। वे लगातार नई रचनाओं के प्रकाशन और लेखन कार्य में लगे हुए हैं। इससे उनकी कर्मशीलता और संघर्षशीलता प्रकट होती है। आइए इस पत्र का सारांश देख लेते हैं। पत्र की शुरुआत में निराला लिखते हैं कि उन्हें रामकृष्ण का पत्र मिल गया था, लेकिन उत्तर देने में कुछ देर हो गई। यह आरंभ अत्यंत सामान्य और आत्मीय है। इससे यह स्पष्ट होता है कि दोनों के बीच नियमित पत्राचार होता था। पत्र का अगला भाग अत्यंत भावुक है। निराला को यह समाचार मिला कि गोपा को चेचक निकल गया है। इससे वे चिंतित हो उठते हैं। वे अनुमान लगाते हैं कि शायद छोटी देवी होगी। यहाँ देवी शब्द चेचक के लिए लोक प्रचलित धार्मिक विश्वास का प्रतीक है। यह प्रसंग निराला के पारिवारिक संवेदनशीलता और चिंता को प्रकट करता है। वे पूछते हैं कि मामा लौटे हैं या नहीं, फिर अम्मा के लौटने की संभावना बनाते हैं। इससे संयुक्त परिवार और पारिवारिक संपर्कों का चित्र सामने आता है। यह पत्र केवल सूचना नहीं बल्कि परिवार की निरंतर चिंता और जुड़ाव का दस्तावेज है। पत्र का एक महत्वपूर्ण भाग निराला की साहित्यिक सक्रियता से जुड़ा हुआ है। वे बताते हैं कि अलका समाप्त हो चुकी है, शीघ्र प्रकाशित होगी। लिली कहानी संग्रह प्रेस में देना है। अपराजिता पर काम चल रहा है। कलकत्ता में भी कार्य मिला है। यह भाग अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पता चलता है कि निराला लगातार लेखन की प्रक्रिया में कितना सक्रिय थे। एक साथ कई परियोजनाओं पर वे काम कर रहे थे। वे लिखते हैं कि अब स्थिति अच्छी हो रही है। यह वाक्य संकेत देता है कि पहले परिस्थितियां कठिन थी। निराला के जीवन में आर्थिक संकट लगातार रहा, इसलिए यह कथन आशा और राहत का भाव प्रकट करता है। वे रामकृष्ण को 15-20 दिनों में अपने पास लाने की बात करते हैं। यहाँ एक पिता का पारिवारिक स्नेह और पिता को साथ रखने की इच्छा स्पष्ट दिखाई देती है। वे यह भी कहते हैं कि तब तक अम्मा भी आ जाएंगी और कुछ काम भी पूरा हो जाएगा। पत्र में अंत में वे पूछते हैं कि सरोज क्या अभी रोटी बनाने लायक हो गई है। यह साधारण सा प्रश्न अत्यंत मार्मिक है। यहाँ घरेलू जीवन
पारिवारिक आत्मीयता, भारतीय पारिवारिक संस्कृति का सहज चित्र उपस्थित हो जाता है। विशेष महत्व की बात यह है कि यही सरोज आगे चलकर निराला की प्रसिद्ध रचना सरोज स्मृति की प्रेरणा बनती है, जो कि हिंदी साहित्य में सबसे पहला शोक गीत है। इस पत्र में निराला का वात्सल्यपूर्ण रूप दिखाई देता है। वे परिवार के हर सदस्य की चिंता करते हैं। कठिन परिस्थितियों में वे लगातार लेखन और प्रकाशन में लगे हुए हैं। वे योजनाबद्ध ढंग से अपने कार्यों का उल्लेख करते हैं। इससे उनकी कार्यनिष्ठा स्पष्ट होती है। संघर्षों के बावजूद वे कहते हैं कि स्थिति अच्छी हो रही है। यह उनके आशावादी स्वभाव का संकेत है। वे केवल लेखक नहीं बल्कि पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी निभाने वाले व्यक्तित्व है। इस पत्र में सामान्य घरेलू भाषा का प्रयोग हुआ है। छोटे छोटे वाक्यों में जीवन की बड़ी सच्चाइयाँ व्यक्त की गई हैं। बीमारी, परिवार, बच्चों की चर्चा में गहरी संवेदनशीलता दिखाई देती है। यह पत्र हिंदी पत्र साहित्य में अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेखक का निजी जीवन, पारिवारिक संबंध, साहित्यिक संघर्ष, सामाजिक यथार्थ, मानवीय संवेदनाओं सभी अत्यंत स्वाभाविक रूप से व्यक्त होती हैं। यह पत्र किसी महान साहित्यकार के सार्वजनिक व्यक्तित्व के पीछे छिपे सामान्य मनुष्य का सजीव परिचय देता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का यह पत्र हिंदी साहित्य में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें एक पिता का स्नेह, एक संघर्षशील साहित्यकार की व्यस्तता, परिवार की चिंता और साहित्य साधना का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। पत्र से यह स्पष्ट होता है कि निराला केवल महान कवि ही नहीं बल्कि अत्यंत संवेदनशील, जिम्मेदार और कर्मठ परिवार के व्यक्ति भी थे। यह पत्र हिंदी पत्र साहित्य में जीवन की सहजता, आत्मीयता और यथार्थ का उत्कृष्ट उदाहरण माना जा सकता है। तो इस प्रकार मैंने आपको 10 पत्रों की विशेषता, उसके विश्लेषण और उसका सारांश आपको बताया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी होंगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो कर लीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें, अपने क्लास के ग्रुप्स में भेज दीजिए ताकि और लोगों को भी मदद मिल सके और मुझे भी प्रेरणा मिले, मैं भी आपके लिए और भी महत्वपूर्ण वीडियो बना सकूं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।